अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन मिसफोल्डिंग। आज हम देखेंगे कि अगर प्रोटीन जो है वो नॉर्मली फोल्ड ना हो सके और उसकी मिसफोल्डिंग हो जाए तो हमारे पास काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं, और प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती कैसे है ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है प्रोटीन की मिसफोल्डिंग काफ़ी सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है जीन म्यूटेशन। उसके अलावा दूसरा कॉज भी हमारे पास आ सकता है, जैसे कि एबनॉर्मल क्लीवेज, और काफ़ी सारी वजूहत हो जाती हैं। ये जो दो मेन रीज़न हैं इसकी वजह से प्रोटीन मिसफोल्ड होती है। अब जो है कि हमारे पास अगर प्रोटीन मिसफोल्डिंग होती कैसे, कि हमारे पास एक नॉर्मल प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन होती है। अगर इसमें जीन म्यूटेशन हो जाए या एबनॉर्मल क्लीवेज हो जाए या स्पॉन्टेनियसली किसी भी रीज़न की वजह से हो जाए और ये अपना रियल जो इसकी कॉन्फर्मेशन है वो ना बन सके, तो इसको हम कहेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब जब हमारे पास ये मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाती है तो अब हमारी बॉडी के पास में 3 मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके तहत ये मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम आगे कैरी आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है इसकी रीनेचुरेशन कर दी जाए ताकि ये दोबारा से अपने रियल कॉन्फर्मेशन में आ जाए। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि इसको डिग्रेड कर दिया जाए, और तीसरा तरीका होता है कि अगर ये भी काम ना करे तो तीसरा तरीका ये होता है कि ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अब रीजनरेशन वाली जो हमारे पास इन प्रोटीन की रीजनरेशन या रीनेचुरेशन कैसी होगी, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिनको हम चैपेरोन्स कहते हैं। डिग्रेडेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम यूबिक्विटिन्स कहते हैं। और अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे। अब ये डिजीज़ किस तरह होते हैं, हमारे पास जो मिसफोल्डेड प्रोटीन के डिजीज़ हैं ये भी इनको हम कहा जाता है कि मोर देन 30 डिजीज़ जो हैं वो इसी तरह होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। अब ये डिजीज़ को भी हम आगे डिवाइड करते हैं। अब जो हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन के डिजीज़ होते हैं वो अमाइलॉइड डिजीज़ भी हो जाते हैं और प्रायोन डिजीज़ भी हो जाते हैं। अमाइलॉइड डिजीज़ में हमारे पास जो सबसे मेजर एग्जांपल्स हैं वो आती हैं अल्जाइमर्स और पार्किंसंस। ये दो डिजीज़ जो हैं वो अमाइलॉइड की प्राइम एग्जांपल्स हैं। अब अमाइलॉइड डिजीज़ में होता क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास अमाइलॉइड डिजीज़ है ना, इसमें हमारे पास एक ए बीटा अमाइलॉइड इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब ए बीटा अमाइलॉइड क्या होता है ये हम समझते हैं। हमारे पास जो ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन, ये सोच लें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उनकी, ये सारी सेल मेम्ब्रेन। अब इस पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं, ये पूरी प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है। इस प्रोटीन को हम कहेंगे अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन के पास हमारे पास इसमें हमारे पास एक सेगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ए बीटा सेगमेंट। ठीक है, अब ए बीटा सेगमेंट क्या है? ए बीटा सेगमेंट जो है ये हमारे पास अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन का ही एक पार्ट है। ये प्रेजेंट होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलुलरली और बाकी का इंट्रा मेम्ब्रेनस, ये इसका पार्ट होता है। ठीक है, अब तो चूँकि अब हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है तो ज़ाहिरी बात है इस प्रोटीन के लिए प्रोटीएसेस भी होंगे। तो हमारे पास जो अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है इसके लिए जो प्रोटीएसेस हमारे पास होते हैं उनको कहते हैं स्क्रीटेसेस। अब इसके पास 3 किस्म के स्क्रीटेसेस होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब अल्फ़ा, बीटा और गामा अगर मैं इनके काम बताऊँ आपको, तो जो हमारे पास अल्फ़ा स्क्रीटेस है उसने इस अमाइलॉइड प्रीकर्सर को यहाँ से काटना होता है, और जो हमारे पास गैमा सेक्रीटेज है उसने इधर से, यानी
एग्जैक्टली अल्फ़ा बीटा सेगमेंट को काटना होता है। और इसके अलावा जो बीटा सेक्रीटेज है उसने यहाँ थोड़ा सा ऊपर से इसकी इस प्रोटीन अपना ये प्रोटीज इसका एक्शन करना होता है, प्रोटीन को काटना कह लें, ठीक है। तो नॉर्मली जो काम हमारे पास जो नॉर्मली अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन में जो सेक्रीटेसेस काम करते हैं वो काम करते हैं बीटा और गैमा, लेकिन ये दोनों काम करते हैं नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन एबनॉर्मली अगर अल्फ़ा काम करते और गैमा काम करते तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो ए बीटा सेगमेंट है वो टोटली कट कर बाहर आ जाएगा। और ए बीटा सेगमेंट जो है ये अगर अकेला आए तो इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, इसकी डिग्रेडेशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब ये एक्यूमुलेट होगा तो जो हमारे पास ए बीटा सेगमेंट की एक्यूमुलेशन की वजह से इसके अंदर बीटा फिब्रिल्स काफ़ी ज़्यादा पैदा हो बीटा शीट्स की फिब्रिल्स बनना शुरू हो जाती हैं और इसकी एक्यूमुलेटेड फॉर्म को फिर हम कहते हैं ए बीटा अमाइलॉइड, ठीक है। अब ए बीटा अमाइलॉइड का आगे फिर क्या काम करता है? ए बीटा अमाइलॉइड एक तो खुद न्यूरोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिसिटी कॉज करता है। उसके बाद इसका दूसरा काम ये है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर प्लैग फॉर्मेशन कर देता है। और तीसरा काम ये करता है कि ये न्यूरो ब्रेन्स में ही मतलब ऑब्वियसली न्यूरो फिब्रिलरी टैंगल्स बना देता है। ये इसके 3 काम होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से फिर हमारे पास अल्जाइमर्स और पार्किंसनिज्म वगैरह की डिजीज़ होती हैं इसकी एक्यूमुलेशन की वजह से। अब हमारे पास आ जाती है प्रायोन डिजीज़। प्रायोन डिजीज़ का ये होता है कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स या फिर ग्लायल सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पर हमारे पास एक प्रायोन प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रायोन प्रोटीन जो है इसको यूजुअली हम प्रायोन प्रोटीन PRP कहा जाता है। PRP ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो इसको PRP-C कहा जाता है, यानी कि PRP सेलुलर। अब इसका क्या काम होता है? मोस्टली ये एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है, लेकिन ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है तो इसको हम सेलुलर का बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसके अंदर भी कोई म्यूटेशन आ गई है, जीन म्यूटेशन आ गई है, इसकी कॉन्फर्मेशन चेंज हो गई है, तो फिर हम इसको PRPS बोलेंगे। PRP स्क्रेपी से आया, ये इसकी एबनॉर्मल कॉन्फर्मेशन है। जो PRP-C होती है इसमें बेसिकली अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होता है, लेकिन जो PRP-S है इसके अंदर बीटा प्लेटेड शीट्स बन जाती हैं एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन या एबनॉर्मली उसकी मिसफोल्डिंग की वजह से। फिर उसके बाद अगर PRP-S जो है इसकी ये तो खुद इन्फेक्शियस एजेंट है, प्रोटोलिटिक डिग्रेडेशन इसकी नहीं हो सकती, तो लिहाजा इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जो PRP-S है ये खुद तो रेजिस्टेंट होता है डिग्रेडेशन के, और दूसरी बात ये है कि ये जो नॉर्मली प्रेजेंट जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो प्रोटीन्स होती हैं उनको भी मिसफोल्डेड करा देता है, तो ये एक टेम्पलेट के तौर पर भी एक्ट करता है। और जो प्रायोन डिजीज़ है इसमें फिर काफ़ी सारी आगे वैरायटीज़ ऑफ डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि ऑब्वियसली जिसके नाम पे इसका नाम है स्क्रेपी, और उसके अलावा मैड काउ डिजीज़, और उसके अलावा फेटल फेमिलियल इंसोमिया, कुरू, ये सब डिजीज़ जो हैं, लाफिंग डिसऑर्डर्स वगैरह, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो ये था हमारा मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स का पूरा लेक्चर। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।